गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता आपको आज केपलर के ग्रहीय गति के नियमों की चर्चा करूंगी। केपलर के ग्रहीय गति के नियमों की आवश्यकता क्यों पड़ी? एस्ट्रोनॉमी के ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर ईयर 1609 में केपलर्स ने कुछ प्लैनेट से रिलेटेड मोशंस की नियमों की खोज करी। ये जो नियम थे वो इस प्रकार थे कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है, जिसकी नाभि फोकस पर सूर्य स्थित होता है। ये इसका प्रथम नियम था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और उस इलेप्टिकल ऑर्बिट की जो फोकस है उस पर सूर्य स्थित होता है। दूसरा नियम था कि सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा के द्वारा प्रति सेकंड प्रसर्पित क्षेत्रफल नियत रहता है, अर्थात 1/2r² dθ/dt सदैव नियत रहता है ग्रहीय गति के नियमों के अनुसार। तीसरा नियम था कक्षीय गति में ग्रह के परिक्रमण काल t का वर्ग जो है वह ग्रह की कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष के क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि अर्ध दीर्घ अक्ष सेमी मेजर एक्सिस को हम a से रिप्रेजेंट करें तो वह परिक्रमण काल t² a³ के अनुक्रमानुपाती है। केपलर के नियमों से न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि ग्रहों की गति के अध्ययन से यह पता चलता है कि प्लेटो और बुध ग्रह के अतिरिक्त अन्य जितने ग्रह हैं वह भी लगभग वृत्ताकार कक्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मान लो एक ग्रह का हमने माना कि द्रव्यमान m है और सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्ष में v वेग से चक्कर लगाता है, तो वृत्ताकार कक्ष के लिए अर्ध दीर्घ अक्ष मान लो हम कंसीडर कर लें a है तथा कक्षा की जो त्रिज्या है वह हम मान लो कंसीडर कर ले r है। तो केपलर के जो तीन नियम थे उनके तृतीय नियम के अनुसार t² is directly proportional to a³ यहाँ पर हो जाएगा r³, तो t² is equal to kr³ होता है, अर्थात k एक नियतांक है। यदि मान लो ग्रह का कोणीय वेग ओमेगा हो तो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² इससे ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू t² को हमने मान रख दिया, दैट इज इक्वल टू kr³। This is equal to cube. So omega square is equal to 4π. You have to correct it. This should be omega square and this should be r³. Omega square is equal to 4π² अब हमने कंसीडर किया कि ग्रह पर लगने वाला जो अभिकेंद्रीय बल है उसका मान क्या होगा? F is equal to m ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा स्क्वायर का हमने मान रखा तो एक r से एक r कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचेगा अपने पास 4π² m/kr² rather than kr³, it should be equal to r²। तो केपलर के नियमों के आधार पर न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि ग्रह पर अभिकेंद्रीय बल सदैव ग्रह से सूर्य की दिशा में लगते हैं तथा यह जो अभिकेंद्रीय बल है यह बल ग्रह की माध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F is directly proportional to 1/r²। और यह जो बल है यह बल ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F is directly proportional to m। न्यूटन ने इन नियमों को व्यापक रूप देते हुए कहा कि यह बल केवल सूर्य तथा ग्रह के मध्य ही नहीं अपितु ब्रह्मांड में स्थित सभी पिंड और कणों के मध्य भी लगता है। इसी चीज को समझने के लिए नाम दिया गया गुरुत्वीय अन्योन क्रिया, ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन। ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन हमारा जब भी कोई दो कण या पिंड एक दूसरे के साथ गुरुत्वीय अन्योन क्रिया करते हैं तो उनसे संबंधित बल जितने भी होते हैं वो सारे के सारे बल केंद्रीय बल होते हैं, अर्थात यह बल दो पिंड जिनमें अन्योन क्रिया हो रही है, अगर हम पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ हमने कंसीडर किया कि हमारे पास जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो सन और प्लैनेट है, उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश
लगता है। इसके अतिरिक्त यदि गुरुत्वीय अन्योन क्रिया को सभी पिंडों के लिए हम सार्वभौमिक मान लें तो अन्योन क्रिया से संबंधित बल, जिसको हम F से प्रदर्शित करते हैं, पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा अर्थात द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगा। अगर हम यह मान लें कि यह बल जो है वो दोनों पिंडों के मध्य दूरी पर निर्भर करता है, तो गुरुत्वीय अन्योन क्रिया बल केंद्रीय बल, जिसे हम कहते हैं कि केंद्रीय बल का प्रकार है, हम उसको क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू m डैश Fr r कैप। हम जानते हैं कि गुरुत्वीय अन्योन क्रियाएं जो हैं वो बहुत ही दुर्बल होती है। गुरुत्वीय बल का मान अत्यल्प होगा जब तक कि दोनों पिंडों का द्रव्यमान बहुत अधिक नहीं हो, जैसा कि हम एग्जाम्पल के बतौर कंसीडर करते हैं सूर्य और ग्रह, या हम ये कहें कि दोनों पिंडों के मध्य दूरी बहुत कम हो। इस स्थिति में हमारे पास और भी अन्योन क्रियाएं होती हैं, जैसे विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रिया। गुरुत्वीय बलों की तुलना में विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रिया ज्यादा प्रबल होती है और वो गुरुत्वीय प्रभावों को डोमिनेट कर जाती है। प्रयोगों के परिणामों से यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि गुरुत्वीय क्रियाएं आकर्षण बल के रूप में होती है तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रूप से परिवर्तित होती रहती है। अर्थात हम उनको मैथमेटिकली यदि इंडिकेट करना चाहें, डिनोट करना चाहें, तो हम क्या लिख सकते हैं, Fr is directly proportional to minus of 1 upon r square and this negative sign is indicating that the gravitational interactions are attractive in नेचर और दीज आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस। हम इसको गुरुत्वीय बल के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं और हमने इसको लिखा Fr इज इक्वल टू माइनस जी m डैश ओवर r स्क्वायर r कैप, और हमने लिखा Fr इज इक्वल टू माइनस k अपॉन r स्क्वायर r कैप वेयर k इज इक्वल टू जी m डैश। g जो है वो एक सार्वत्रिक नियतांक है जिसे हम गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। प्रयोग के द्वारा इसका मान हमें 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। अर्थात जब भी कभी दो पिंडों के मध्य गुरुत्वीय अन्योन क्रियाओं की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अन्योन क्रियाएं हमारी एक केंद्रीय आकर्षण बल के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं तथा बल पिंडों के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती तथा पिंडों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम कंसीडर करेंगे जब हम गुरुत्वीय अन्योन क्रिया की बात करते हैं कि हमारे पास नेचर में जो दो कण हैं उनको पदार्थ की मात्रा को, जिसको हम द्रव्यमान कहते हैं, किस प्रकार से डिफरेंशिएट कर सकते हैं जड़त्वीय और गुरुत्वीय द्रव्यमान में। डिफरेंशिएट करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान होता क्या है। जड़त्वीय द्रव्यमान के लिए हम कंसीडर करते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार हम जानते हैं कि किसी भी पिंड पर कार्यरत बल उस बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और F इज इक्वल टू ma। यहाँ पर m जो है वो एक हमारा आनुपातिक नियतांक है जो पिंड पर कार्यरत बल और उसमें उत्पन्न होने वाले त्वरण के मध्य संबंध को स्थापित करता है। यदि हम ये माने कि यह नियतांक m पिंड के एकांक त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल के मान को भी व्यक्त करता है, तो हम इस समीकरण से यह समझ सकते हैं कि पिंड का यह नियतांक जितना अधिक होगा तो उसी बल के लिए उत्पन्न त्वरण का मान उसी अनुपात में कम हो जाएगा। अर्थात आनुपातिक नियतांक m पिंड के जड़त्वता का द्योतक है। इसलिए जड़त्व में या जड़त्व के गुण द्वारा मापे जाने वाले इस नियतांक को हम जड़त्वीय नियतांक कहते हैं। इसे ज्ञात करने हेतु हमें ब्रह्मांड में किसी ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां कोई गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं हो या किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं हो। इस प्रकार के इस आइसोलेटेड प्लेस पर या इस विलगित स्थान पर हमारे पास जो समीकरण है F इज इक्वल टू ma, इसके द्वारा m का मान ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन यदि किन्हीं दो पिंडों का जड़त्वीय द्रव्यमान हमारे पास m1 और m2 है और एक समान बल उन पर लगाया जाता है, एक समान बल लगाने से m1 और m2 द्रव्यमान के पिंडों में उत्पन्न त्वरण को यदि हम a1 और a2 से प्रदर्शित करें तो हम बड़े आसानी से न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m1a1 तथा F इज ऑल्सो इक्वल टू m2a2, क्योंकि हमने
दो अलग अलग द्रव्यमान के पिंडों के लिए समान बल लगाया और समान बल के कारण उन पर उत्पन्न त्वरण हमने कहा A1 और A2 है, और हमने दोनों को एक दूसरे से इक्वेट कर दिया। सो M1A1 इज इक्वल टू M2A2 और M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। ये जो समीकरण है, यह समीकरण हमारा किसी मानक पिंड M1 में उत्पन्न त्वरण A1 तथा अज्ञात जड़त्वीय द्रव्यमान वाले पिंड में उसी बल से उत्पन्न त्वरण A2 ज्ञात करके M2 द्रव्यमान का भी हम मापन कर सकते हैं। तो इस समीकरण से हम ये बता सकते हैं, यह क्लियर है कि इस समीकरण के द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण जड़त्वीय द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम कंसीडर करेंगे कि गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या है। किसी भी पिंड पर कार्यरत गुरुत्वीय बल उसकी एक ऐसी भौतिक राशि के अनुक्रमानुपाती होती है जो पिंड का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, एक नैज गुण होता है, तथा वह पिंड में विद्यमान पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। इस भौतिक राशि को हम गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। तो हम गणितीय रूप से इसको लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डैश। पृथ्वी की सतह पर इस गुरुत्वीय बल को हमने बाहर से व्यक्त किया जाता है, वेट से हम व्यक्त करते हैं। सामान्यतः बाहर को स्प्रिंग या तुला से ज्ञात करते हैं। पिंड का भार ज्ञात करते समय यह ध्यान रखना अति आवश्यक है कि पिंड साम्यावस्था में है या उस पर कोई त्वरण नहीं लग रहा हो। इस परिस्थिति में गुरुत्वीय बल F उस पिंड के नैज गुण गुरुत्वीय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि किन्हीं दो पिंडों के गुरुत्वीय द्रव्यमान M1 डैश तथा M2 डैश है और किसी स्थान पर उनके भार क्रमशः W1 और W2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, W1 इज इक्वल टू M1 डैश G तथा W2 इज इक्वल टू M2 डैश G, where G is a gravitational constant. Dividing both these equation, so we'll get W1 upon W2 is equal to M1 dash upon M2 dash. जब किसी स्थान पर दो पिंडों के गुरुत्वीय द्रव्यमानों का अनुपात उनके भारों के गुरुत्वीय बलों के उनके वेट्स के रेशो के बराबर होता है, दोनों पिंडों को परस्पर जोड़ने पर उनका गुरुत्वीय द्रव्यमान अदिश राशियों के समान जुड़ जाता है, अर्थात M इज इक्वल टू M1 डैश प्लस M2 डैश। अब हम देखेंगे कि जड़त्वीय और गुरुत्वीय द्रव्यमानों में क्या समानता है। मान लो हमने कंसीडर किया कि किसी स्थान पर M1 और M2 जड़त्वीय द्रव्यमान के दो पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से गिर रहे हैं। प्रत्येक पिंड पर एक समान गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा, क्योंकि यह त्वरण जो है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चूंकि दोनों पिंडों पर लगे हुए बल का मान एक होगा, तो हमने कंसीडर किया F1 इज इक्वल टू M1G, इट इज ऑल्सो इक्वल टू F2 इज इक्वल टू M2G। F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू हमने कंसीडर किया M1 अपॉन M2। चूंकि यह जो बल लग रहा है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लग रहा है, अर्थात F1 बल पहले पिंड के भार W1 के बराबर होगा तथा F2 बल दूसरे पिंड के भार W2 के बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। अर्थात यदि हम इस समीकरण और इस समीकरण की तुलना करें तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू क्या था, M1 डैश अपॉन M2 डैश। अर्थात इन दोनों समीकरणों की तुलना करने पर हम लिख सकते हैं M1 डैश अपॉन M2 डैश इज इक्वल टू M1 अपॉन M2, या M गुरुत्वीय अपॉन M जड़त्वीय इज इक्वल टू अ कांस्टेंट टर्म। अर्थात गुरुत्वीय द्रव्यमान जड़त्वीय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि दोनों को समान मात्रक से नापा जाए तो दोनों का मान समान लिया जा सकता है। हालांकि गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान परिभाषा की दृष्टि से भिन्न है, परंतु इनके प्रायोगिक मान प्रत्येक पिंड के लिए एक ही स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होने के कारण समान होते हैं। यदि हम भिन्न भिन्न पिंड के लिए त्वरण का मान भिन्न भिन्न हमें मिलता है तो अवश्य ही पिंड विशेष के गुरुत्वीय द्रव्यमान तथा जड़त्वीय द्रव्यमान भिन्न होंगे, अदरवाइज इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा। सो
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।